वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का जो सेशन है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के बारे में। जो पीजी के प्रथम सेमेस्टर के जो पहला अध्याय है, ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ही है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को समझने के लिए हमें जो है एक छोटा सा मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ। मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में जो है दो लड़ाई हो रही थी, और मैं भी आप उसके सामने प्रेजेंट थे या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो आप क्या हुआ कि दो लड़ाई हो रही है पड़ोसियों की, एक है ए पड़ोसी एक बी पड़ोसी। इन दोनों के बीच जो बातचीत के बाद जो है बहुत भयानक टाइप से लड़ाई हो गया और मारपीट हो गया वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो गया। ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने जब इसके कारणों का पता लगाया, फिर आप वहाँ बैठ के मज़े से जो है चिप्स खा खा के देख रहे थे लड़ाई, या फिर हो सकता है कि आपने नहीं देखा, पर आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं आपको बता रहे थे, या फिर आप उनसे जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि लड़ाई किस वजह से हुई थी, किस कारण से हुई थी। फिर आप इमेजिन करते होंगे कि कुछ लड़ाई आपको जो है, हमारे जो दिमाग में जो है इमेज बनता है, यानी कि एक फोटो तैयार होता है, एक वीडियो चलता है दिमाग में, भले वो चाहे कैसा ही क्यों ना हो। आपका देखने का नज़रिया, आप जिस तरह से सोचेंगे कि हाँ उस तरफ से लड़ाई हो रही होगी, अरे उसको जो है बड़ी जोर से मारा होगा इस तरह से, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में अलग अलग इमेज बन रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह से जो है उसको सोच रहे होंगे, या फिर किस तरह से लड़ाई हुई उसके बारे में आप जो सोच रहे होंगे, वो दूसरा कोई भी सोच रहा होगा, दूसरा व्यक्ति जो है दूसरे तरीके से सोच रहा होगा। और फिर जो है मान लीजिए कि आपको जो है किसी ने बताया कि भाई वहाँ ऐसे लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई बहुत बढ़ गई, उन दोनों के बीच में जो है, बहुत पड़ोसियों के बीच में जो है खूब मारपीट हो गई है। तो हुआ क्या कि आपने जो है किसी और को जब बताया, या आपने जो उस लड़ाई की व्याख्या की, आपने देखा नहीं था, पर आपने जिस तरह से सुना, आपने जिस तरह से समझा, आपके दिमाग में जिस तरह से जो शब्द घूम कर तैयार हो गए, उस शब्दों को जो है आपने थोड़ा चटपटा मसाला वसाला डाल के एकदम अपने तरीके से जो है लोगों के सामने रख दिए। उस लड़ाई को इस तरह से दिखाया कि उसमें एक को हीरो बना दिया, एक को विलन बना दिया आपने। इस तरह से जो है लड़ाई को जो है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जो व्याख्या करते हैं, इसी ही हम लोग जो है क्या करते हैं कि दर्शन करते हैं, मतलब उस घटनाओं को, बीती हुई जो घटना है, उस घटनाओं को बेहतरीन तरीके से देखना, और देखने के बाद जो है अपने तरीके से व्याख्या करना ही इतिहास का दर्शन कहलाता है। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन हो चाहे इतिहास का। तो ये था उदाहरण के रूप में। तो आज हम पहले, सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को जानने के लिए इतिहास किसे कहते हैं इसको जानते हैं। इतिहास मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है बीती, हास का अर्थ होता है कहानी। तो बीती हुई जो कहानी है, इसे ही हम इतिहास कहते हैं, या बीती हुई जो घटनाओं का वास्तविक वर्णन करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का अर्थ क्या होता है कि ऐसा था और ऐसा हुआ था उस समय, उसको ना कोई चेंज कर सकते हैं ना ही कर सकते हैं। पर क्या हो सकता है कि उसको, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी जो घटनाओं को जो है उठा के लिख दिए हैं तो वो इतिहास कहलाएगा। नहीं, इतिहास लिखने के लिए क्या होता है कि एक सही कालक्रम का, और उस कालक्रम को जो है उस समय के स्थिति से जो है मेल खाना चाहिए। सभी कुछ परिस्थिति को ध्यान में रख के जब उसको तैयार किया जाता है, उसकी व्याख्या को जो है प्रेजेंट किया जाता है, लोगों के सामने दिखाया जाता है, तो उसे ही हम इतिहास दर्शन कहते हैं। तो आइए, मैंने छोटा सा लिखा है, इसके बारे में समझते हैं, चलिए। मैंने जैसे बताया आपको कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास यानी कि देखे कि ऐसा था और ऐसा हुआ था। और दर्शन का अर्थ क्या होगा? देखने का तरीका। ऐसा जो आप, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोसी के साथ जो है लड़ाई हुई, आपने, ऐसा था मतलब ऐसा लड़ाई हुआ था और ऐसा रहेगा भी, पर उस लड़ाई में जो है क्या घटना थी, उसके पीछे का क्या कारण था, उस कारण को जो है आप लोगों के सामने उभार कर लाते हैं। मान के चलिए कि आपने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को बताया कि उस लड़ाई के पीछे का कारण क्या था, और उस समय की परिस्थिति कैसे थी, वहाँ का माहौल कैसा था। ये जो है आपने अपने जो व्याख्या की एकदम बेहतरीन तरीके से, कि लोगों को बड़ा मजा आ गया सुन के कि हाँ अरे वाह, उसके बीच में तो ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई। तो ये क्या था? देखने का तरीका आपका। और क्या है दर्शन करते, क्या हुआ कि देखने का तरीका, दृष्टि कैसा था आपका, और आप जो है फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो यही करते हैं विद्वान, कि इतिहास में जो घटी घटनाओं को देखते हैं और उसके बाद अपने तरीके से, अपने नज़रिए से जो है वो व्याख्या करते हैं, तो उसे ही दर्शन कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा अपने ही तरीके से लिखा है, इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको बेहतरीन तरीके से जो मैंने जो उदाहरण दिया वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है मैंने। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
उन तथ्यों को, मतलब जो वो तथ्य जो मतलब जैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन किसी से प्राप्त किया, उन परिस्थितियों को, उन समय की परिस्थिति क्या थी और उस जिस कालखंड में दर्ज किया जाता है, मतलब उस समय के जो कालखंड में जो दर्ज किया जाता है, चाहे वह इतिहास हो, चाहे वह साहित्य का इतिहास हो, या उसे कैसे देखा गया, चाहे वह इतिहास हो चाहे वह साहित्य का इतिहास हो, उसको कैसा देखा गया, मतलब आप जो है उस लड़ाई को किस तरह से देखे, मतलब आपने जो किस तरह से इमेजिन किया, आपके दिमाग में जो है चल रहा होगा, अरे बाप रे इतना मस्त लड़ाई हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि वो आपको देखने का तरीका कैसे देखा गया है, उसके प्रति नजरिया क्या है, उसके प्रति दृष्टिकोण क्या है, वह दृष्टिकोण और वह नजरिया और वह जो विचार है, उन घटनाओं को देखने के लिए इतिहासकार द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। मतलब उन तथ्यों को, उन घटनाओं के माध्यम से जो इतिहासकार देखता है, समझता है और उस समय की स्थिति को भांपता है, मतलब कि किस तरह से घटना हुई होगी। तो इन सभी तथ्यों को जब तब उससे जो है उसकी इतिहासकार द्वारा व्याख्या की जाती है, की गई हो, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं कि इतिहास दर्शन कहते हैं। मतलब जो है इतिहासकार का सिंपल सा बात है, क्या करते हैं कि वो पुरानी बीती हुई घटनाओं को देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं, और उनका नजरिया और उनके तहत जब वो अपना अपना मत रखते हैं, अपनी तरफ से व्याख्या करते हैं, उस कालखंड को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, तो इसे ही हम इतिहास दर्शन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। समय समय पर अलग अलग साहित्य इतिहास लेखकों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने नजरिए से, अपने तर्क के हिसाब से यथार्थ और घटनाओं को जिस प्रकार देखा है या देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, या फिर उस अपने जो तरीके से जो उन्होंने व्याख्या करते हैं, इसी उदाहरण से हम समझ सकते हैं। उदाहरण में मैंने वही लिया था कि देखने का तरीका, आसमान में जैसे घने काले जो है बादल आ गए, तो अलग अलग लोगों के जो है देखने का तरीका, समझने का तरीका और यथार्थ की व्याख्या करने का तरीका अलग होगा। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, मान लीजिए मैं, आप और आपके जो है बगल के मित्र वगैरह सब, बादल आता है तो कोई कहता है कि अरे बाप रे बहुत भयानक बादल आया हुआ है, पानी नहीं गिरेगा। तो आप कहेंगे कि हाँ वसंत का ऋतु आ गया है लग रहा है, इसीलिए पानी होगा। तो कोई और व्यक्ति कह सकता है कि उसमें और बेहतरीन तरीके से बता सकता है कि बादल बहुत अच्छी बारिश होगी, इससे क्या होगा कि खेतों में जो है बहुत अच्छी इस बार फसल होगी, और इस समय जो है धान की खेती बड़ी अच्छी होती है, गर्मी का महीना चल रहा है, तो हो सकता है बारिश, कोई कहेगा गर्मी का महीना चल रहा है, बारिश आके जो है किसानों को जो है बहुत राहत मिलेगा, इस तरह से जो है बताया जाएगा। तो जिसका बेहतर रहेगा, तो इसी क्या करते हैं कि समय समय पे वैज्ञानिक जो है अपने अपने मत देते रहते हैं। यही होता है इतिहास का दर्शन। आगे बढ़ते हैं। चलिए आशा करता हूँ इतिहास दर्शन क्या है इसके बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि इतिहास दर्शन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि विद्वानों द्वारा बीत इतिहास में बीती जो घटनाओं है, उनको जो है उनका खुद का देखने का ढंग, उनका खुद का तरीका, उनके खुद के द्वारा जो है देखने के बाद जो उनकी द्वारा व्याख्या किया जाता है, उसे ही इतिहास दर्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि इस उदाहरण को जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, या वो पढ़ सकते हैं या फिर उसको, मतलब सेम वही उदाहरण है। तो प्राय अब जानते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इतिहास दर्शन शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है हम लोग को, और हमारे यहाँ पहला टॉपिक भी है। तो इतिहास दर्शन किसे कहते हैं, फिर इतिहास दर्शन जो है नाम किसने दिया था, इसको लेकर विद्वानों में अब बातचीत होती है कि कोई तो कोई शुरुआत किया था ना इस क्षेत्र में। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रायः इतिहास दर्शन के जनक को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु वाल्टेयर, कहीं कहीं वाल्टेयर लिखा रहता है, कहीं कहीं वाल्टेयर लिखा रहता है, तो वाल्टेयर के संबंध में सामान्य धारणा है कि उन्हें ही हम इतिहास दर्शन का जनक मानते हैं। किसे मानते हैं, तो वाल्टेयर जी को ही जो है हम इतिहास दर्शन का जनक मानते हैं। और उन्हें क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ सभी विद्वान जो है एक मत हो गए हैं कि हाँ वाल्टेयर को ही इतिहास दर्शन का जनक मानना चाहिए। तो कौन बोलते हैं, चलिए देखते हैं। तो कॉलिंगवुड के अनुसार वाल्टेयर को ही इतिहास दर्शन का जनक बताया है, और सामान्यतः वाल्टेयर को ही इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है। लेकिन एक व्यक्ति थे प्रोफेसर वाल्स, उनके अनुसार क्या कहा था उन्होंने कि विको का एक इटली का जो है दार्शनिक था, उसे भी हम इतिहास दर्शन का जनक मान सकते हैं, या फिर उन्होंने उसे ही इतिहास दर्शन का जनक माना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। इतिहास दर्शन को लेकर विद्वानों की धारणा क्या रही है।
इतिहास दर्शन के बारे में जैसे मैंने अभी उदाहरण अपने तरीके से दिया, उसी तरह से जो है बहुत से विद्वान किस तरह से उसको बताते हैं, क्या धारणा देते हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो वाल्तेर, खुद जो वाल्तेर है, जो कि इतिहास दर्शन के जनक माने जा रहे हैं या फिर जन्मदाता माने जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। वाल्तेर बोलते हैं कि इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। इतिहास दर्शन क्या है? इतिहास के चिंतन की विधि है। उसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने के बजाय विषय में चिंतन करता है, अपने विषय में चिंतन करता है। मतलब जो इतिहास में घटी घटनाएं जो है, उसको न केवल उसी को पढ़ के दोहरा देता है, बल्कि उस समय की घटनाओं को समझने का प्रयास करता है, उसके बारे में चिंतन करता है और फिर जो है उसकी व्याख्या करता है। तो इसे ही हम इतिहास दर्शन कह सकते हैं। ये कौन कहते हैं? इतिहास दर्शन के खुद जनक वाल्तेर कहते हैं। वाल्तेर के बाद आते हैं कॉलिंगवुड, जिन्होंने जो है वाल्तेर को ही इतिहास दर्शन का जनक माना है। वो क्या बताते हैं देखिए। इतिहास दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक मेल है। इतिहास दर्शन क्या है? तो इतिहास दर्शन जो है इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक मेल, मतलब जो इतिहास घट चुकी है और इतिहासकार जो हमारे जो इतिहासकार है, वो किस तरह से अपने विचार रखते हैं, उस घटनाओं को किस तरह से व्याख्या करते हैं, उसका पारस्परिक मेल ही क्या है? इतिहास दर्शन है। इसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण है जो हीगेल बताते हैं। हीगेल का तर्क जो है बहुत अच्छा और बहुत सटीक था। वो क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। हीगेल, इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्य कारण का प्रक्रिया का खोज है। मतलब मान लीजिए कि कोई घटना घटी, जैसे आप मैंने बताया कि आपके दो पड़ोसियों के बीच में जो है लड़ाई हो गई और आपने उसको जो है किसी और के मुंह से सुना और उसको जो है अपने तरीके से सबको व्याख्या करते गए कि हाँ इस तरह से लड़ाई हुई थी, अरे उसके बीच लड़ाई हुआ, ऐसे मारपीट हुआ, ऐसे हुआ, इस घट तो आपने क्या किया कि उसके पीछे कारण को भी पता लगाया होगा कि हाँ कारण हो सकता है कि आपने जो है आपके पड़ोसी जो है बहुत कचरा फैलाते थे, तो एक दूसरे के बीच जो है थोड़े बातचीत के बाद जो है लड़ाई बढ़ गई। तो आपने क्या किया कि कारण का पता लगाया, आपने कुछ तर्क जोड़ दिए अपने से। तो इसमें क्या होता है कि हिगल भी बोलते हैं कि इतिहासकार क्या करते हैं कि इतिहास में घटी घटनाओं को केवल एक साथ मतलब कह देना है इतिहास नहीं होता, बल्कि उसके पीछे के कारणों को व्याख्या करना, उस समय की जो परिस्थितियों की व्याख्या करना ही इतिहास दर्शन कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैंने आपके लिए क्या लाया है देखते हैं चलिए। तो ये कौन है? आपके लिए एक छोटा सा कार्य है, बताइएगा कि ये कौन है, ठीक है। इतिहास लेखन के संबंध में इतिहास दर्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। जब हम पढ़ते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में, तो इस इतिहास लेखन की परंपरा को समझने से पहले इतिहास लेखन के संबंध में इतिहास दर्शन एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करता है। अब मान लीजिए कि आप कुछ होमवर्क बना रहे हैं, तो आपको जो है होमवर्क बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि किसी टॉपिक को दे दिया तो आप अपने भगवान है कि अपने से लिख लेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे कि तथ्य को इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे बुक को पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के वीडियो को, जैसे मान लीजिए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ऐसा नहीं है कि आप केवल हमारा वीडियो देख के जो है नोट तैयार करेंगे क्योंकि आप पीजी में आ गए हैं। आप बुक पढ़ेंगे, बुक के अलावा गाइड पढ़ेंगे, फिर वीडियो भी देखेंगे। इन सभी चीज़ों से जो है आप फिर अपना तर्क निकालेंगे, अपने से समझेंगे और फिर उसी को जो है आप उसका नोट तैयार करेंगे। तो इसे ही आप एक, या फिर हो सकता है आप कॉलेज में जाके सर से पढ़ेंगे। तो इन चारों तरह से आप तथ्यों को समझेंगे, फिर अपने तरीके से उसको लिखेंगे। तो इसे क्या होता है कि हम लोग को एक प्रॉपर नोट तैयार करने के लिए हम लोग को ऊपर से कहीं से जो है ग्रंथ संदर्भ सूची लेना पड़ता है, कि कहीं से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके फिर हम लोग जो है एक प्रॉपर चीज़ तैयार करते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गया, वो भी ऐसे थोड़ी है कि मतलब कि मन में आया और उन्होंने काल विभाजन कर दिया, आराम से लिख दिया। वो भी खुद बोलते हैं कि नहीं, वो क्या करते हैं कि गरशद तासी, शिव सी सेंगर, या फिर उससे पहले भी बहुत सारे जो बुक लिखा गया था जो कि इतिहास काल को भले ही प्रेजेंट ना करता हो या फिर इतिहास काल को दर्शाता ना हो या फिर उसका काल विभाजन को ना दर्शाता हो, पर उनसे जो है उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वहाँ से जो है संदर्भ में कुछ कुछ लिया अपने बुक में, मतलब अपने बुक में स्थान दिया था। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जिसके आप आगे पढ़ते हैं चलिए। जिसके आधार पर इतिहास की व्याख्या होती है, इतिहास की प्रस्तुतिकरण होता है, और इतिहास का जो प्रस्तुतिकरण में तथ्यों को, घटनाओं की अलग अलग दृष्टिकोणों से व्याख्या की जाती है। और वह जो है एक महत्वपूर्ण दर्शन है जिसके आधार पर चाहे वह किसी देश का इतिहास हो, किसी समाज का इतिहास हो, या किसी के जाति का इतिहास हो, फिर साहित्य का इतिहास क्यों ना हो, ये इसी तरीके से लिखा जाता है।
चाहे जैसे इतिहास दर्शन के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि इसका प्रस्तुतिकरण किस तरह से जो है वैज्ञानिक करते हैं, इस जो है उस घटना को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो समझते हैं, अपना दृष्टिकोण किस तरह से वो रखते हैं। हमारे दिमाग में भी जैसे कोई घटना एक्सीडेंट हो गया सुनते हैं, या फिर कुछ घटना घट गई है, तो हमारे दिमाग में जो है इमेजिन, एक पहले किसी से कोई घटना को देखे रहेंगे, वही इमेज चलता कि हाँ मतलब घटना घटी है, मतलब इस तरह से घटना जो है घटी होगी। तो यही है कि क्या होता है कि विद्वानों की देखने की तरीका, वो जो है किस तरह से अपने प्रति अपने तरीके से जो है चिंतन करते हैं, और फिर अपने तरीके से जो है उस समय की परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से व्याख्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास दर्शन में केवल होता है, ये किसी देश का इतिहास दर्शन हो, चाहे ये साहित्य का इतिहास दर्शन क्यों ना हो, चाहे किसी देश के साहित्य का इतिहास दर्शन क्यों ना हो, इस सभी में जो है एक ही चीज़ जो है अप्लाई होता है, यानी कि एक ही चीज़ जो है सभी में फॉलो किया जाता है। अब हम जैसे पढ़े, जिस प्रकार इतिहास विषय में हम हमारे राजा महाराजाओं के विषय में पढ़ते हैं, मतलब जिस प्रकार जो हम अपने इतिहास के विषय में राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं हम लोग। मतलब जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस प्रकार हम इतिहास में क्या करते हैं कि राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार जो है हम, चाहे हम लोग हिंदी के साहित्य के इतिहास दर्शन में क्या करते हैं कि इतिहासकार, उस समय के रचनाकार कौन थे, उनकी रचनाएं क्या थी, और उनके रचनाएं के माध्यम से उनसे परिचित होते हैं। मतलब मान लीजिए कि उस समय जो है अमीर खुसरो जी थे, विद्यापति थे, तो ये सब क्या है कि उस समय के लेखक थे, और उन्होंने कोई ना काल विभाजन किया ना कोई ये किया, बट उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो अपना बुक में, मतलब अपना पुस्तक में, या फिर अपने दोहे के माध्यम से जो है, बिहारी लाल जो है, या फिर कोई भी जो मतलब जितने भी लेखक थे, वो उस कालखंड के बारे में भले ही ना मतलब बेहतरीन तरीके से लिखा हो, पर उस समय की परिस्थितियों को जो है उन्होंने उभार कर लिखा था। तो क्या करते हैं कि विद्वान, कि उनकी जो जीवन परिचय उनको समझ कर कि वो उस समय की स्थिति में कैसे रहते होंगे, उनका परिवेश कैसा था, और उनको समझने के बाद जो है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के माध्यम से उस समय के परिस्थितियों की व्याख्या करना ही इतिहास दर्शन कहलाता है, साहित्य का इतिहास दर्शन कहलाता है। यानी कि यहाँ साहित्य की बात हो रही है, तो साहित्य में क्या होता है कि उस समय के रचनाकार जो रचना करते थे, जो रचनाकार यानी कि जो विद्वान थे, जैसे अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए, और उसके बाद जो है वहाँ के परिवेश, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसे थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसे थी, वहाँ का सौंदर्य परक कैसा था, मतलब वहाँ का जो लोगों का रहने का तरीका से लेकर सब कुछ, ये सब जो है हम लोग को उनकी रचनाओं से समझते हैं विद्वान, और उसकी जो है फिर व्याख्या करते हैं, तो उससे ही हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए क्या लिखे हम। साथ ही साथ इस रचना के माध्यम से हम उस समय के परिवेश को भी परिचित होते हैं, मतलब उस समय के परिवेश से हम लोग परिचित होते हैं। तो इस संबंध में हमारे शुक्ल जी क्या कहते हैं, आप सभी ने जो है यूजीएस से आप पढ़ चुके होंगे कि इतिहास दर्शन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण डायलॉग था, यानी कि उन्होंने अपने एक तथ्य, उस तथ्य के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहीं की जनता की जो है चित्तवृत्ति, मतलब उनका जो व्यवहार है, उन किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से साहित्य, मतलब जो है उनका जो छवि, मतलब वो किस तरह से काम वगैरह सब करते थे, किस तरह से रहते थे, उनका जो है बोलने का तरीका कैसा था, उनका जो भाव कैसा था, और कैसे जो उस समय का परिवेश था, वही है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बोलते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, मतलब एक आईना है, आईना दिखाता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ इतिहास के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब कि जैसे जैसे जो है इतिहास, मतलब क्या होता है कि जनता का जो है संचित प्रतिबिंब है, मतलब एक जनता का जो द्वारा किया जा रहा व्यवहार ही इतिहास दर्शन कहने का लिए, उनका कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हमारे जो व्यवहार होगा और व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाएगा, वैसे वैसे साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे आपको उदाहरण के रूप में मान के चलिए कि सबसे पहले क्या था, विद्वान उस समय क्या होता था कि संस्कृत एक भाषा थी, संस्कृत हमारी वैदिक भाषा थी। तो संस्कृत दो तरह की थी, एक वैदिक थी, एक लौकिक थी, हमने पढ़ा था। और वैदिक लौकिक से बाद जो है पाली भाषा आता है, पाली के बाद भी बहुत सारे भाषा होते हैं, पाली के बाद फिर धीरे धीरे जो है आपका प्राकृतिक भाषा बन जाता है, प्राकृतिक के बाद जो है अपभ्रंश, अवहट, इसके बाद हिंदी। तो किस तरह से जो है साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन
चला जाएगा, होता चला जाएगा कि जैसे जैसे उस समय संस्कृत में लिखा जाता होगा, फिर अवधी में लिखा जाता होगा, फिर बहुत सारे जो जो भाषा उस समय की परिस्थिति थी उसी हिसाब से जो है रचनाएं भी होती थी। तो उस समय के जो है परिस्थिति को समझने में हम लोग को बेहतरीन तरीके से लेखकों को आसानी होती थी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इस उदाहरण को दिया था। जैसे उन्होंने लास्ट में लिखा भी, आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों जो है, उनकी जो इन्हीं चित्त वृत्तियों, रुकिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, क्लीन कर थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो उन्हीं चित्त वृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। मतलब उस परंपरा के साथ धीरे धीरे जैसे जिस तरह से जनता उस समय की जो घटनाएं घटती है उसके साथ सामंजस्य दिखाना ही क्या कहलाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है, या इतिहास दर्शन कह सकते हैं। तो इतिहास दर्शन के बारे में जानने के लिए साहित्य इतिहास दर्शन की इस विकासशील परंपरा का उल्लेख कई इतिहासकारों ने किया है। मतलब कि इतिहास लेखन की परंपरा के साथ ही जो है इतिहास दर्शन को हम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है हम लोग तेन के अनुसार, जो एक तेन है बहुत महान विद्वान थे, और तेन एक, जब तेन क्या कहते हैं इसके बारे में चलिए देखते हैं। तेन के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति, परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। तो मतलब वो जो है तेन क्या बोलते हैं कि किसी भी देश के जो साहित्य को समझना हो, वहाँ की परंपरा को समझना हो, तो क्या होगा कि वहाँ की जातीय परंपरा कैसी थी, वहाँ राष्ट्रीय में जो है सामाजिक वातावरण कैसा था, और सामाजिक परिस्थितियाँ कैसे थी उस समय का। इन तीनों के माध्यम से जो है हम उस समय के जो है साहित्य को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो उन्होंने 3 उदाहरण जो दिए थे, बस 3 शब्द में जो है उन्होंने इसकी व्याख्या कर दी थी। सबसे पहला था जाति, यहाँ देखिए मैंने लिखा है जाति, वातावरण और क्षण। इन तीनों के माध्यम से जो है हम हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन को जो है विद्वान समझते हैं या फिर उसकी व्याख्या करते हैं अपने तरीके से। पहले उस समय की जाति, उस समय का वातावरण कैसा था, और उस समय का क्षण, मतलब उस क्षण समय में जो है उन क्षण विशेष, मतलब एक छोटा सा उस समय रेखा, उस क्षण में जो है क्या घटनाएं घटी, किस तरह से उसके पीछे का कारण क्या था, और उस समय की जो है बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या करना ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कहलाता है। ये कौन बोलते हैं? तेन बोलते हैं। डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय के अनुसार तेन के अलावा जो है और विद्वान आए, उन्होंने भी अपने अपने मत रखे। इसमें विशंबर नाथ है, आप हडसन को भी जान सकते हैं। तो हडसन के बारे में मैंने यहाँ नहीं लिया क्योंकि तेन एक हो चुके थे। अब हमारे हड डॉक्टर विशंबर नाथ के बारे में वो क्या बोलते हैं उनके देखते हैं चलिए। साहित्य इतिहास दर्शन सामान्य इतिहास दर्शन के समांतर होता है। साहित्य इतिहास लेखन को उस सामाजिक संदर्भ को ध्यान रखना चाहिए जिसमें वह साहित्य प्रादुर्भूत होता है। इस संबंध में शुक्ल का इतिहास उल्लेखनीय है, वो बोलते हैं। हालांकि ये टॉपिक में थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और ज़्यादा याद करने लायक भी नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोगों को याद ना आए इनका कथन, पर याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें से कौन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है और कौन तेन है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मार्क्सवादी चिंतक, ऐसा नहीं है कि केवल लेखकों को लोग कहते थे, तो बहुत सारे वहाँ के ये थे, बहुत सारे प्रकार थे। तो उसमें मार्क्सवादी जो है चिंतक है, वो क्या बोलते हैं, व्यक्तियों के स्थान पर समाज की आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग, समाज का जो वर्ग है यानी कि एक वर्ग होता है, संघर्ष के आधार पर साहित्य की व्याख्या करते हैं। मतलब क्या होगा, सिंपल सा बात है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति के तहत भी जो है हम उस समय की जो है परिस्थिति की व्याख्या बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका फ्रायडवादी विचारक। फ्रायडवादी विचारक क्या कहते हैं कि केवल मानसिक अंतर्द्वंद को ही हम साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं। मानसिक अंतर्द्वंद भी होता है। मान लीजिए मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि किस तरह से आपके पड़ोसियों के बीच लड़ाई हुई, तो क्या हुआ कि आपने अपने मानसिक अंतर्द्वंद हुआ, आपके मानसिक में, आपके जो दिमाग में जो है आपने एक घटना बनाई, खुद से आपने इमेजिन किया कि हाँ वो दोनों के बीच जो है इस तरह से लड़ाई हुई, ऐसे ऐसे फाइट हुआ होगा और उसके पीछे का कारण था कचड़ा।
कि उसका पड़ोसी जो है बहुत कचरा करता था। तो ये क्या आपके दिमाग में इमेजिन हुआ, आपको बताया किसी ने, पर आपने जो है उसका इमेजिन एक तैयार किया दिमाग में, एक वीडियो तैयार हुआ आपके दिमाग में। जैसे हम एग्जाम में भी लिखने जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का दिमाग में जो है उस घटना को जो है चलती है, हम उस घटनाओं को जो है इमेजिन कर लेते हैं, फिर उसको जो हम बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। ये जो कौन करते हैं, फ्रायडवादी विचारक बोलते हैं। अब आते हैं इनके तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका तत्व कौन कौन से है। इतिहास दर्शन को लिखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है ना, कि आप जो है साहित्यिक इतिहासकार जो है, इतिहासकार की प्रतिभा कैसी है, इतिहासकार का जो नजरिया कैसा है, उसका सोच कैसा है, उस समय की परिस्थिति को किस तरीके से समझता है। फिर परिवेश तथा वातावरण, इतिहासकार क्या करता है कि उस समय के जो वातावरण है, उस समय का परिवेश को समझने का प्रयास करता है। फिर क्या करता है कि साहित्य एवं सांस्कृतिक परंपराएं, मतलब उस समय साहित्यिक परंपरा कैसी थी और सांस्कृतिक परंपरा कैसी थी, इसके बारे में जो इतिहासकार उसका जानकारी जुटाता है। और उसके बाद द्वंद्वात्मक, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से मन में हमारा वीडियो बनता है, हम उस तरह को इमेजिन करते हैं और फिर हम उसको जो है लिखते हैं अपने तरीके से। तो इसी के प्रकार से इतिहासकार में जो है द्वंद्वात्मकता होती है। अब मान लीजिए कंपटीशन का भाव ही नहीं रहेगा, आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, आप उनसे मतलब कि बातचीत करेंगे तो उसको आपसे ज़्यादा पता होगा, आप उससे पूछेंगे या फिर आप उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व होना चाहिए मन में कि अरे नहीं, उससे बेहतर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम कुछ अलग लिखेंगे, हट के करेंगे। बोलते तो सभी चीज़ें एक ही चीज़ के बारे में सब बताएंगे। मान लीजिए आपके मोहल्ले में जो लड़ाई हुआ तो सब मोहल्ले वाले सबको पता रहेगा, पर आप क्या बताते हैं मोहल्ले वालों को, किस तरीके से बताते हैं और कितना बेहतर बताते हैं, तो आपका बात जो है सुना जाएगा। इस टाइप से होता है। फिर संतुलन एवं सामंजस्य, उनके बीच जो है संतुलन होना चाहिए और सामंजस्य होना चाहिए। मान लीजिए आप जिस घटना को कह रहे हैं वो सही होना चाहिए, उस समय की घटना जो है उस समय उस वक्त का घटना होना चाहिए। आप मान लीजिए लड़ाई हुआ है बुधवार को, आप बता रहे हैं शनिवार की, तो कौन विश्वास करेगा आपके ऊपर, क्या आप सच बोल रहे हैं? तो यही जो है संतुलन और सामंजस्य होना बहुत बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। साहित्य इतिहास लेखकों, मतलब साहित्य इतिहास लेखकों ने अलग अलग लेखन पद्धति का प्रयोग करके या फिर अलग अलग पद्धतियों को अपनाया है। प्रमुख लेखक, मतलब प्रमुख लेखक जो है लेखन पद्धति का जो है परिचय हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने जो शुरू वीडियो में बताया था कि लेखक जो है अलग अलग पद्धति के माध्यम से जो है अपने इतिहास की या फिर अपने जो उन्होंने जो इतिहास की जो रचना करते हैं, वो इतिहास को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, वो किस पद्धति में करते हैं। मान लीजिए कि चार पद्धति थी, तो चार पद्धति में जो है सबसे पहले पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, वर्ण कर्म अनु वर्ण कर्म वर्ण करुणम सॉरी वर्ण कर्मणाम पद्धति, ठीक है। वर्ण वर्णानुक्रम पद्धति, सॉरी ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि ना, शायद मदर टंग प्रॉब्लम हो सकता है, खैर कोई बात नहीं। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्ण अनाकरण, यानी कि वर्ण का जो है पद्धति, वर्ण के माध्यम से, जैसे क ख ग घ अंग। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लेखकों के बारे में हम लिख लेते हैं कि क से जो जिस नाम का लेखक आएगा पहले, हम पहले उसको लिख लेंगे। फिर ख नाम से जो लेखक आएगा हम पहले उसको लिख लेंगे। फिर ग नाम से जो लेखक आएगा हम उसको लिख लेंगे। तो क्या हो जाता है कि लेखकों के बारे में अगर हम उस तरह से लिखने जाएंगे, मान लीजिए कि उस समय जो है अमीर खुसरो, विद्यापति, ये सब लेखक आते थे। तो अब वर्तमान समय में जो है आप चले आइए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान हैं, डॉक्टर नागेंद्र है, फिर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर आपके लेखकों को में आप बोल सकते हैं कि तुलसीदास है, सूरदास है, ये सब भी आ रहे हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि आप अगर अमीर खुसरो के बारे में लिखते हैं और इसके बाद में आप जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखते हैं, तो उनके बीच जो है समय का अंतर बहुत हो जाता है। और समय का अंतर हो जाएगा तो उस वो जो है एक सही घटना नहीं है ना। आप मान लीजिए पापा को जो है पापा का आयु को पहले लिख दे रहे हैं और बेटा का आयु को बाद में लिख रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन बेटा के बारे में पहले जानकारी दे दे रहे हैं, बाद में बाप के बारे में या फिर उनके परिवार के बारे में या फिर उनसे अलग के बारे में। तो समय का जो है अंतर जो है ये वर्ण अनुक्रम पद्धति में देखने को मिलता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खामी थी। तो इस पद्धति में जो है हम लोग को देखने को मिलता है, किसने रचना की थी, तो गरशदा तासी और शिव सी सेंगर यानी शिव सी सरोज जिन्होंने लिखा था, उन्होंने जो है क्या किया था कि यह पद्धति अपनाया था। तो इस पद्धति से जो है केवल इतिहास को जो है समझा जा सकता है, पर यह इससे इतिहास की रचना करना असंभव है।
इससे जो है इतिहास में मतलब एक सही चीज नहीं रह जाता है, दोषपूर्ण मान सकते हैं हम इस पद्धति को। आइए आगे बढ़ते हैं। काल कन कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति मतलब होता है कि काल, उस समय के कालखंड को, मतलब कालखंड के बारे में सबसे पहले किसने प्रयास किया था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु जी जो है कालखंड के संबंध में प्रयास करते हैं। मतलब कालखंड उस समय की, मान लीजिए कि अब किसी लेखक के बारे में बताना है तो उस समय का कालखंड लिख दीजिए, फिर उन लेखकों के बारे में व्याख्या कीजिए, तो ये सही मान सकते हैं और ये बेहतरीन तरीका भी है। पर इस तरीके से जो है केवल उस समय के कालखंड के मतलब कि जो है देखा जा सकता है, हो सकता है कि वो सही ना हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इस पद्धति का प्रयोग कौन किए हैं, तो ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने किया है। इस पद्धति में लेखकों को उनके जन्म के अनुसार इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया जाता है। इस पद्धति को भी दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कमियां रह चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक का मतलब होता है ज़्यादा दिमाग लगाना, तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी ठीक बात नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास में। मान लीजिए कि आप किसी घटना को किसी भी जो है समय के साथ जो है बता रहे हैं कि हाँ इतने समय में, इस समय में पूरा एकदम परफेक्ट बता रहे हैं, पूरा सही है, आपकी जो बताने का तरीका है बिल्कुल सही है, पर आप एक कंप्यूटर की तरह खड़ा हो गए हैं ऐसे और आप हाँ इतना है, ऐसे है, वैसे है, पूरा बता रहे हैं, तो उतना भी सही नहीं है। आप उसकी जो व्याख्या अपने तरीके से पूरा मतलब कि मिर्च मसाला के साथ बताएंगे तो बताने का जो, सुनने का जो मजा है वो कुछ और ही आता है। हम किसी के चुगली करना हो तो आप दो तीन या फिर कोई बात फैल रही है, रूमर्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और हिंदी में जो है क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो बात फैलती है, तो फैलने के बाद क्या होता है कि जो व्यक्ति बताता है उसमें मिर्चा मसाला लगा कर जो धीरे धीरे जो बहुत बेहतरीन तरीके से बताते चला जाता है। तो ये क्या है कि एक प्रकार से इस पद्धति से लिखने से क्या होता है कि उस समय की जो परिस्थिति के बारे में पता चलता है, मतलब उसमें प्रेम का भाव होना चाहिए, उसमें जो है साथ में जो है साहित्य को समझने के लिए उसमें बहुत मतलब बहुत सारे रसों का जो है हम लोग उसमें समावेश करना पड़ता है। छंद, अलंकार और बहुत सारे श्रृंगार के रूप में जो है हम लोग जो है प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति सही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों को तो बहुत सही तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थता निरपेक्ष होकर तथ्यों को संकलन करते हैं और क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित कर विश्लेषण करते हैं। इस पद्धति के आधार पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी जो है अपने हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास उन्होंने लिखा था, पर वो वैज्ञानिक इतिहास भी जो है हिंदी साहित्य को बेहतरीन तरीके से नहीं दर्शा सकता था। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये बहुत बेहतरीन है और इसी से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना हुई है और इसी से जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास को महत्वपूर्ण भी माना जाता है। चलिए देखते हैं। विधेयवादी पद्धति, ये सबसे बेहतरीन पद्धति है और इसके जो है जो जन्मदाता है वो तीन को माना जाता है। विधेयवादी पद्धति के बारे में जो मैंने यहाँ लिखा है इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। विधेयवादी का अर्थ होता है संदेह से परे, यानी कि संदेह के परे, अर्थात किसी भी विवाद के परे जो ज्ञान है उसे ही विधेयवादी कहते हैं। इस विधेयवादी के जन्मदाता जो है तीन को माना जाता है। इन्होंने विधेयवादी की दृष्टि से इतिहास दृष्टि के लिए जाति, वातावरण और क्षण विशेष के एक महत्वपूर्ण तीन आयाम इन्होंने बताया था। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि जो तीन है उन्होंने ही जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लिए, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास मतलब इतिहास दर्शन, साहित्य के इतिहास दर्शन के लिए उन्हें ही जन्मदाता, उनको ही माना गया है। तो तीन जो है वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने तीन ही बातें बताई कि एक तो पहले, सबसे पहले जाति, वातावरण और क्षण के आधार पर जो है हम उस समय की व्याख्या बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और विधेयवादी पद्धति में क्या होता है कि इसे किसने लिखा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि विधेयवादी पद्धति बहुत सही है। जैसे कालक्रम में जो बांटा गया था, उन्होंने 4 कालक्रम में बांटा गया था, तो वीर गाथा काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और इसके बाद आता है गद्य काल। तो इसलिए उन्होंने जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है कालक्रम में बांट करके उस समय के लेखकों को उसी कालखंड में जो है स्थान दिया उन्होंने। तो ये एक बिल्कुल सही पद्धति है और ये पद्धति जो है सबसे महत्वपूर्ण माना भी जाता है। तो हमारे इस शुक्ल जी इसके जो है प्रवर्तक है, एक प्रकार से वो इसी तरीके से उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की थी, हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में बताइएगा कौन है।
लेकिन लेकिन एक बात बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा था उसके उनकी भी जो है कुछ कमियां रह गई थी, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उभार कर लाते हैं। और बोलते हैं ना, कंपटीशन की भावना, यानी कि अब कोई अच्छा निकाल चुका है तब उससे बेहतर करे, तब ना हमारा ध्यान उस पर जाएगा। तो बात वही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है कुछ कुछ गलतियों को है उभारने का प्रयास कौन करते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ऐसे आशा करता हूँ आपको जो है हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के बारे में बेहतरीन जानकारी हो गई, और आशा करता हूँ कि मैं आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझा पाया। और बड़ों को खुश रखिएगा, और बड़ों का सम्मान कीजिएगा, और बच्चों को खुश रखिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।